हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम आपके साथ फिर से आज रहे हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसमें आज मैं फिर से CHSL का पेपर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसकी जनरल अवेयरनेस को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों के यहाँ पे मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर ये क्या वाकई में ही आंसर की है, तो मैं आपको बता दूं ये रियल में आंसर की है और मैं रियल की आंसर की को ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये नहीं समझना है कि ये आंसर की नहीं है, ये बनाया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये सिस्टम आंसर की का है। देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पे जो होता है वो सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आईडी वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ये आंसर की से ही मैं आपको सॉल्व करके क्वेश्चनों को बता रहा हूँ कि किस तरीके का CHSL का पेपर आता है। मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो आपको अगर ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखना है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और CHSL या SSC किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कहाँ से किस लेवल के क्वेश्चन SSC पूछता है। तो ठीक है, तो आप CHSL CGL या किसी पोस्ट के लिए अप्लाई अगर कर रहे हो और उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए बहुत ही कामयाब होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम जनरल अवेयरनेस को देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इसका पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया भारत नाट्यम दक्षिण भारत में का एक शास्त्रीय नृत्य है। मतलब जो भारतनाट्यम है वो दक्षिणी भारत में कहाँ का नृत्य है, तो वो तमिलनाडु का नृत्य है, इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे और भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो भूटान की भाषा कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आया था। ये ऐसे क्वेश्चन SSC ढूंढ के लाता है जिन्हें बच्चे पढ़ के भी नहीं आते। जो देखो सबको पता है कि भूटान की भाषा कोई जहाँ तरीका से किसी को नहीं पता होगा, इसलिए इसने भूटान की भाषा ही SSC ने पूछ लिया। ठीक है, तो भूटान की भाषा होती है जोगखा, इसलिए आप जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी आप भाषा को जरूर देख के जाएं। ठीक है, तो जोगखा है वो भूटान की भाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत संविधान के अनुच्छेद 21 भारत संविधान का अनुच्छेद 21 है के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया था। मतलब कि संविधान 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया था। मतलब ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, उसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया था, ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान से SSC हर पेपर में, चाहे आप किसी पोस्ट का पेपर दे रहे हो, संविधान से तो क्वेश्चन SSC हर बार पूछता है, हर पेपर में पूछता है। ठीक है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद हैं और संविधान के संशोधन है, इन्हें आप करके जाए, संविधान के भाग इन्हें तो आप रट के जाए, जी समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। श्वसन के संबंध में कौन सा सही है, देखो यहाँ पे दो वो हैं, वो पॉइंट दिए गए। पहला है कि नियमित पारंपरिक सांस लेने के व्यायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब नियमित पारंपरिक सांस लेने के व्यायाम, मतलब जो सांस लेने का जो व्यायाम आप करते हैं वो हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। ये सही है गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, और कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, और दूसरा है अंतः श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो ये बात बताओ सही है या गलत है, तो ये दोनों ही बात सही हैं, इसलिए इसके 1 और 2 दोनों ही जो आंसर होंगे वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है देख सकते हो आप, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। भाई साहब SSC खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में, तो आप खेल से संबंधित प्रश्न कर लें और आगे आने वाले समय में कौन सा खेल कहाँ आयोजित होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें दे दिया, देखो ये 2 अभी का पेपर है, ये करंट का ही पेपर है। ठीक है, ध्यान रखना, 2-4 महीना पुराना अभी जो CGL के पेपर हुए थे पहले, वो है कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। तो ये है भाई फ्रांस जो है वो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल हैं उनकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है। जो धूपगढ़ का शिखर है या धूपगढ़ की जैसे चोटी कहते हैं वो किस राज्य में है और किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है, तो ये है मध्य प्रदेश का, ये सर्वोच्च बिंदु है, ये मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, और यह शिखर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ये वाला कि क्या दिया है कि पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है। मतलब पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया, तो हर एक टाइम जोन जो है वो कितनी डिग्री का कोण तय करता है ये हमें बताना है। तो ये भाई 15 डिग्री का कोण है वो तय करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे जो अगला क्वेश्चन है
वो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखो जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो उसमें से बताइए कौन सी गैस हमारी उत्पन्न होती है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। जिस साइंस का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, तो आप केमिस्ट्री भी अच्छे तरीके से तैयार करोगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे जो अगला जो दिया है वो दिया है यहाँ पे कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों का एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है। मतलब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों का विस्थापन किस तरीके से हो सकता है, ये हमें पूछा है। तो नंबर 1 है पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। ये है दूसरा अपना दिया, पूर्ति और मांग दोनों वक्र बाईं ओर शिफ्ट होते हैं। और तीसरा है पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। इनमें से हमारे बताना है कि कौन से हमारे सही होंगे। यानी यहाँ पर दिया मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों का एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है। विस्थापन किस तरीके से हो सकता है, तो विस्थापन इन तीनों तरीकों से हो सकता है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हमारे सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे 10वां क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये था इस एग्जाम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में डेडस में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वो कहाँ पर है, मतलब जो लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा बनाई थी 14 फीट ऊंची, वो किस शहर में बनाई थी, जो वो बनाई थी बिहार में। किसने बनाई थी, तो अमित शाह ने बनाई थी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, देखिए यहाँ पे वो दिया गया ISRO ने डेडस से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये यहाँ पे पूछ लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो संचार केंद्र है उन्हें भी आप अच्छे से देखे जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ISRO ने संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वो कहाँ से किया था, मतलब तो कहाँ से किया था, तो ये किया था फ्रेंच गुयाना में जो कोरो है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। फ्रेंच गुयाना में जो कोरो है वहाँ से किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि किस राज्य ने वर्ष 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। मतलब 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी, तो वो गुजरात ने किया था, ठीक है। ध्यान रखना, गुजरात ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए जो दिया है वो क्या दिया है, देखिए यहाँ पे जो अगला दिया वो दिया है सोवा वायरस है, वो जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, वो क्या है। जो सोवा वायरस जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है वो एक क्या है, मालवेयर है। वो क्या है, एक मालवेयर है, ठीक है। वो एक मालवेयर है, ये जो सोवा वायरस है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे जो कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ठीक है। वे कौन से हार्डवेयर उपकरण हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करके प्राप्त डेटा को मनुष्यों के लिए समझने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं। मतलब ये हमें बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा हार्डवेयर उपकरण है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को पुनः प्राप्त करके प्राप्त डेटा को मनुष्यों के लिए समझने योग्य रूप में अनुवादित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। मानी वो लेता है और फिर आउटपुट मतलब छोड़ता है, वो डिवाइस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 15वां, वो क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 है 2011 में भारत में मृत्यु दर 7.2 प्रति 1000 है, ठीक है। मतलब प्रति 1000 पे 7.2 है इसकी दर। और दूसरा है 2012 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72.6 वर्ष है। तो ये थोड़ा गलत है, हमारा जो सही होने वाला है केवल पहला आंसर सही होने वाला है कि 2011 में भारत में मृत्यु दर 7.2 प्रति 1000 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सही होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया था वो दिया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यालय जैव पदार्थ की मात्रा के औसत मान के रूप में प्रतिशत को लिया जा सकता है। यह एक उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचाता है, ठीक है, अगले स्तर तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पर 10%, मतलब जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैव पदार्थ में मात्रा के औसत मान के रूप में 10% को लिया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, जो 17वां क्वेश्चन है वो दिया है, देखिए यहाँ पे कि
वो राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशाव का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशाव का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पेशाव का युद्ध लड़ा गया था 1001 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? तो यहाँ पे आपको बता दूं जो मल्लखम्ब खेल है वो टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेला गया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया है आप ध्यान से देखिए। अगला सवाल दिया है कि MS एक्सेल 365 में एक सेल के अंदर की विषम वस्तु को इटैलिक करने के लिए निम्न में से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर देखना ये किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 365 में एक सेल के अंदर की विषम वस्तु को इटैलिक करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे शॉर्टकट की है वो है Ctrl+3, ये शॉर्टकट की यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? किस व्यक्ति ने लिखी थी किताब उल हिंद? तो यहाँ पे अल ब्रूनी जो था उसने लिखा था ये किताब, अल ब्रूनी ने। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? जो हिरोशिमा दिवस है वो किस महीने में मनाया जाता है दुनिया भर में? तो ये मनाया जाता है अगस्त में हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है क्या दिया है कि मौद्रिक नीति लिखित साधन जिन्हें बैंक दर कहा जाता है के अनुरूप हैं। ठीक है, तो ये सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप है। सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी मौद्रिक नीति लिखित साधन की जिसे बैंक दर कहा जाता है वो सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होने वाला है पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं, क्या बजाते हैं? पंडित राम नारायण क्या बजाते हैं? तो वो सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी। ठीक है, ध्यान रखना इसे, सारंगी बजाते हैं पंडित राम नारायण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अगला सवाल और फिर से ये संविधान से है कि यहाँ पे दिया है कि भारत संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? मतलब यहाँ पे जो भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन है अब वो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार से संबंधित है, तो वह 7वां संशोधन जो है उसे आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है और आज का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि 25 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कोच थी, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन कोच थी। 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो, और देखो यहाँ पे जो 2000 में पूछ रहा है 2000 में वो हंसा शर्मा थी। ठीक है, लेकिन ये ना द्वारा कुछ कर देते हैं तो इस वजह से उन्हें अब भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सोचेंगे कि 2000 का करंट स्क्वायर 2000 का नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ द्वारा से किया होगा इसलिए यहाँ पे द्वारा से पूछ लिया। तो ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और बहुत सारी नॉलेज मिली होगी कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो आपका पेपर बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपरों का बहुत बड़ा महत्व होता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। और अगर आप इंग्लिश का पेपर ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो भी इसका सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।